हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं बंशीधर चौधरी एसएमएस साइंस स्कूल उदयपुर वाटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, गार्जियंस एंड मेरे साथी मित्रों की रिक्वायरमेंट पे आज आपके अपनी एसएमएस साइंस स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके गुरु आपके घर आपके सामने जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं वैसे ही होंगे। सेम उसी प्रकार से आपके ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, सेम उसी प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स जैसे जैसे मिलते जाते हैं उनको वैसे वैसे अपने को स्टेप बाय स्टेप सभी सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी नोटबुक में अपने को नोट्स तैयार करते रहना है। इसके अलावा डाउट सेशन में अपने पास इवनिंग टाइम डाउट सेशन होगा, जिसमें डाउट जो भी आपके डाउट होती है पर्सनली टीचर से आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बात करने चलेंगे हम आज भौतिक विज्ञान फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स यदि बात की जाए तो भौतिक विज्ञान जैसे ही भौतिक नाम सुनते हैं तो अपने दिमाग में अपने आसपास के भौतिक जग जीवन में होने वाली सभी घटनाएं हमें याद आने लगती हैं, रिपीट होने लगते हैं। जैसे मेरा बोलना, बोर्ड पे लिखना, अपने पेड़ों का हिलना, पेड़ों का धीरे धीरे ग्रोथ करना, दीवारों का बनाना, अपना चलना, घर्षण फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी अपने पास भौतिक विज्ञान में होने वाले अपने आसपास भौतिक घटनाओं पे निर्भर करती हैं। अर्थात हम पढ़ते आए हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट ने तो पढ़ा भी है, फिजिक्स बहुत ईजी पार्ट है अपने मैं कहूँगा एजुकेशन का, जिसमें भौतिक विज्ञान जैसा नाम वैसा काम। भौतिक बोले तो अपने पास में भौतिक जग जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में हम जानकारी लेंगे, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे फिजिक्स भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिकी का अध्ययन किया जाता है उसे ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के लिए हम बात करें तो आपका 100 मार्क्स का 100 अंक का आपका पेपर होगा। 500 सब्जेक्ट के 100 अंक के 5 पेपर होते हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान का पेपर जो होगा वो 100 अंक का होने वाला है, जिसे हम 2 पार्टों में अपने डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है आपका थ्योरेटिकल, दूसरा पार्ट होता है आपका प्रैक्टिकल प्लस सेशनल मार्क्स। थ्योरेटिकल जो पार्ट होता है वो आपका 56 नंबर का है, प्रैक्टिकल जो होते हैं वो आपके 30 नंबर के होते हैं, और 14 नंबर का अपने पास में क्या होता है सेशनल मार्क्स आपको प्राप्त होते हैं। इनकी चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी चिंता करने के लिए आपके अपने गुरुजी हैं। आपको चिंता करनी है तो किसकी करनी है, 56 नंबर की। बहुत ईजी पार्ट है फिजिक्स। यदि थ्योरेटिकल पार्ट की यदि बात की जाए तो 12th क्लास की फिजिक्स बहुत ही इजी पार्ट। आपको लग रहा होगा कि है ना, आपने फिजिक्स में नाम सुना है सबसे हार्ड पार्ट है ये, अपने फिजिक्स का पार्ट हमें समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी आएगा, खेल खेल में सीख लेंगे, पता ही नहीं चलेगा कब अपने को 12th क्लास की फिजिक्स याद हो गई। यहाँ अपने पास में 56 नंबर है, जिसको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 10 यूनिट में डिवाइड किया है, और इन 10 यूनिट को जो है वो 14 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। किसके द्वारा, अपने एनसीईआरटी सिलेबस के द्वारा। बहुत इजी सा पार्ट होगा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स फर्स्ट प्लस फिजिक्स सेकंड के बारे में यहाँ बात चलती है। तो ये 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। आरबीएससी में सिर्फ एक ही पार्ट चलता था, चिंता करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली थी। ये तो था अपने अंक बाहर की बात। अब बात करते हैं फिजिक्स की सबसे प्रथम यूनिट जो है वो आपकी है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्थिर वैद्युतिकी का नाम अपने पास में आता है तो दिमाग में आता है स्थिर वैद्युतिकी आई कहाँ से। तो मैं बताना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट, फिजिक्स का एक बहुत बड़ा सा पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पार्ट है वह ऐसा कह सकता हूँ आपके फिजिक्स का प्रथम भाग एनसीईआरटी का कंप्लीट जो पढ़ेंगे उसमें सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही होगा, जिसमें 8 चैप्टर आपको दिए गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है अपने पास में। तो ये है एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा जो पार्ट है वो है मैग्नेटिज्म,
और तीसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपने पास दो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा जो चैप्टर है अपने पास में विद्युत विभव और धारिता हम पढ़ेंगे किसमें, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में। थर्ड जो पार्ट है धारा का अपने पास में विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी हम अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेके जाते हैं और कुछ कई जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी यूज होता है, तो आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काउंट कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म में भी काउंट कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट आप चैप्टर अपने पास में, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स्थ एंड सेवंथ चैप्टर अपने पास धारा का चुंबकीय पदार्थ, चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, AMI AC इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन और प्रत्यावर्ती धारा AC, ये सब का सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे किसमें, मैग्नेटिज्म में। और चैप्टर नंबर 8 जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद बचा ही क्या है फिजिक्स में, थोड़ा ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिजिक्स आज कंप्लीट। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करेंगे तो इसका भी वही काम है, जैसा नाम वैसा काम। इलेक्ट्रो बोले तो चार्ज, इलेक्ट्रो बोले तो चार्ज, स्टैटिक बोले तो स्थिर। यहाँ पे जो भी अध्ययन करेंगे हमें आपके स्थिर आवेशों का, चार्ज बोले तो आवेश, स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। अर्थात मैं कहूँगा चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट। ध्यान है ना, यहाँ पे जब चार्ज रेस्ट कर रहा होगा, जैसे कोरोना काल में आपने रेस्ट किया, सो रहे थे, उसी प्रकार जब चार्ज सो रहा होगा, चलेगा नहीं, एक स्थान पे स्थिर रहेगा, उस समय जो अध्ययन करेंगे वो पूरा का पूरा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या होगा, स्थिर वैद्युतिकी अपने पास में पढ़ने वाले हैं। दूसरा है चार्ज जब धीरे धीरे चलने लगा है, चार्ज धीरे धीरे, पहले चार्ज बच्चा था, छोटा था, चल नहीं पाता था, तो वह रेस्ट करता था, बैठा रहता था, सो रहा होता था। अब क्या होने लग गया है, चार्ज धीरे धीरे चलने लगा है। चार्ज इज मूविंग, लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। यदि चार्ज नियत चाल से चलने लगे, यदि चार्ज नियत चाल से चलने लगे तो विद्युत के साथ साथ क्या चुंबक भी उत्पन्न हो जाता है। वो होगा अपना पार्ट जो है वो मैग्नेटिज्म है। और यहाँ पे चार्ज पागल हो जाए, बावड़ हो जाओ चार्ज, तो अपने पास में चार्ज इज एक्सीलेशन। पागल होने का मतलब है एक्सीलेशन, त्वरित गति के साथ में चार्ज दौड़ने लगे तो वह क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होने का कारण, तो क्या होता है, आवेश की त्वरित गति के कारण विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। देखी होगी आपने विद्युत चुम्बकीय तरंगे, अरे देखिए क्या, नहीं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हमने देखी नहीं है, हम सिर्फ इनकी क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। जैसे एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज। एक्सरे देखिएगा, एक्सरे देखा नहीं होगा, एक्सरे करवाया होगा बेटा। एक्सरेज जो है अपने पास में वो सारी किस्में आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती हैं। ये बात अब आते हैं अपने पास में, यहाँ पे इसका मेजर पॉइंट जो है, अर्थात इन सबसे अपने को एक ही पता चलता है कि इनका की पॉइंट जो है वो क्या है, चार्ज। देखा है चार्ज, चार्ज देखा नहीं होगा, चार्ज की कल्पना की जाती है, चार्ज हम का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यह हमें दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ हम आने वाले 3 से 4 महीने वो पढ़ने वाले हैं जिसको हमने देखा नहीं है। अर्थात इमेजिनेशन इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक,
फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपने 12th क्लास की फिजिक्स की बात की जाए तो वो है कल्पना। हमें कल्पना करनी पड़ेगी। अरे कभी देखा है क्या, कभी अपने साथी के साथ बात किया है क्या, मैंने आज इलेक्ट्रॉन नहीं लेके आया, भैया 5 इलेक्ट्रॉन आप मुझे दे दो। होता है कैसा, देखिए देखिए वो वायर पे अपने पास में इलेक्ट्रॉन चलते हुए जा रहे हैं और ये लाइट चालू। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन। 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा साइकिल का पहिया, अपने पास घड़ी का पेंडुलम, झूला, ये टायर चल रहा है, स्प्रिंग, दोलन गति, सारे के सारे वो चीज़ें हमने बड़े बड़े प्रयोग वो देखे हैं जो अपने डेली लाइफ में हमने देखे हैं। लेकिन 12th क्लास में हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। चार्ज की बात की जाए तो चार्ज अपने अनुभव किया होगा चार्ज का। बचपन में आप सारे विद्यार्थी वैज्ञानिक रहे होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि प्लास्टिक की चेयर पे जब हम किसी दूसरे कैंडिडेट को बैठा के उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको पीछे से रब करते हैं। उनके कपड़े के आपने मारा होगा टॉवल वगैरह से, कभी बहुत बार मार के आपने करंट जनरेट किया होगा। फिर दूसरे को लाते हैं, फिर कहते हैं लगा, चल लगा, इसका हाथ लगा, और हाथ लगाए तो आप उसको शार्क लगा होगा, करंट का एक झटका महसूस किया होगा। वो क्या था, चार्ज था। ऐसी स्थिति भी कभी आपके सामने आई होगी। कभी कभी बचपन में 5-5, 7-7 दिन तक आप नहाए नहीं होंगे और जब बैठे बैठे घर पे बाल बना रहे होंगे, जब बाल बना के अपने कंघे को जब आपने नीचे रख दिया होगा तो उसने धीरे छोटे छोटे धूल के कण और आपके छोटे कागज के टुकड़े पकड़ते हुए आपने महसूस किया होगा। इसके अलावा आपने ऐसा भी प्रयास किया होगा, स्केल जो होता है मोस्टली बच्चों के हाथों में होता है, जो मेजरमेंट के काम में कम आता है बचपन में, खेलने तोड़ने के काम में, प्रयोग करने के काम में ज़्यादा आता है। हालांकि हमें उस समय पता नहीं था इसमें चार्ज उत्पन्न होता है। हम उसको बार बार फ्रिक्शन करते थे, घर्षण करवाते थे, फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसके चिपकताते थे, देख लेते थे। ये स्थिति बनती थी अपने पास में कब, जब बचपन में हम करते थे, जब अपने पास में दोनों हाथों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से रब करवाते हैं तो यहाँ भी फ्रिक्शन से चार्ज उत्पन्न होता है। जब स्त्री के कपड़े आप जब पहनते हैं तो आपके जो बाल हैं, छोटे छोटे बाल हैं, ये खड़े हो जाते हैं, इनका आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये सारी घटनाएं क्या है, क्या बताती है अपने को, चार्ज के बारे में बताती है। ऐसे ही प्रयोग बहुत समय पहले ग्रीस के वैज्ञानिक थैल्स ने 600 ईसा पूर्व ऐसे ही बहुत सारे प्रयोग किए थे और वो प्रयोग करके हमें चार्ज की डेफिनेशन उन्होंने दी थी। चार्ज कैसे जनरेट होता है, किस प्रकार से आता है, इसके बारे में बताया था किसने, वैज्ञानिक थैल्स ने। तो अब बात करेंगे हम किसके बारे में, चार्ज के बारे में। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ज की यदि बात की जाए तो वैज्ञानिक थैल्स और उसके कुछ साथी थे जिन्होंने काफ़ी दिनों तक बहुत सारे प्रयोग किए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा आलतू फालतू प्रयोग किए होंगे। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वो प्रयोग करते हैं जो अपने भी जीवन में जनरेट कर सकते हैं, हम भी करके देख सकते हैं, उन्होंने भी किए थे। उन्हीं प्रयोगों के बारे में बात करेंगे। वैज्ञानिक थैल्स से 600 ईसा पूर्व इसके बारे में बताया था और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक कांच की छड़ ली और कांच की छड़ को रेशम के धागे से बांध दिया। रेशम से धागे के बांधने के पश्चात उन्होंने पास में ही क्या ली, बिल्ली की फर, बिल्ली की खाल ली। अब इन दोनों को रब करवाया, अब इन दोनों को रब किया, इन दोनों को घर्षण किया। घर्षण किया तो उन्होंने पाया कि इन दोनों पे अपने पास में आपस में आकर्षण हो रहा है। इन दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने पाया कि इसके ऊपर जो चार्ज आया वो पॉजिटिव चार्ज आया और बिल्ली की खाल पे बिल्ली की खाल नहीं, उन्होंने कांच की छड़ के साथ में क्या लिया, रेशम का कपड़ा लिया। उन्होंने रेशमी कपड़े आपने देखे होंगे ना, सिल्की कपड़े बहुत सारे बच्चे पहनते होंगे, बहुत सारे बच्चों को पसंद होंगे। तो रेशम का कपड़ा लिया, रेशम के कपड़े को और कांच की छड़ को जैसे ही क्या किया, घर्षित करवाया एक दूसरे से, तो घर्षण करवाने पे इन दोनों में क्या हुआ, आकर्षण उत्पन्न हुआ और उन्होंने पाया कि रेशम के कपड़े पे चार्ज जो आता है वो कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, और कांच की छड़ पे कैसा चार्ज था,
पॉजिटिव चार्ज था। ये आपकी कांच की छड़, ये रेशम का कपड़ा। अगले ही पल उन्होंने क्या किया, दूसरी चीज़ अपने ली और उन्होंने एक एबोनाइट की छड़ ले ली। क्या ले ली? एबोनाइट की छड़। माय डियर स्टूडेंट्स, एबोनाइट भी एक प्रकार का धातु होता है। अब एबोनाइट की छड़ के साथ में इन्होंने क्या ली? बिल्ली की खाल ली। एबोनाइट की छड़ ली और एक क्या ली? बिल्ली की खाल। इन दोनों को जैसे ही प्रतिकर्षित किया, इन दोनों को जैसे ही आकर्षित किया उन्होंने या प्रतिकर्षित किया, वो घटना के लिए उन्होंने क्या किया? एक दूसरे को घर्षण किया। घर्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि इन दोनों में वो ही घटना घटित हो रही है। कौन सी? आकर्षण की घटना घटित हो रही है। अर्थात एबोनाइट की छड़ के ऊपर कैसा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। और बिल्ली की खाल पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। ऐसे ही उन्होंने फिर क्या किया? सिर्फ और सिर्फ एक समान दो धातुएं ले ली और अपने कांच की छड़ से कांच की छड़ को रगड़ा। कांच की छड़ से कांच की छड़ को रगड़ा और कांच की छड़ दोनों को जैसे ही रगड़ा तो उन्होंने देखा उन सब में आकर्षण हो रहा था और इसमें क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण हो रहा था। इनमें क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने जब दो समान धातुओं को रगड़ा तो देखा कि इन दोनों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। असमान पे रगड़ा तो उन्होंने क्या पाया? आकर्षण पाया और उन्होंने इसकी एक परिभाषा जनरेट कर दी। क्या परिभाषा बताई? कि जब किसी पदार्थ को अपने पास में हम आपस में क्या कर रहे हैं? रगड़ रहे हैं। रगड़ के देख रहे हैं कि इस पे एक विशेष गुण होता है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पे एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है और उस विशेष गुण को ही क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। या दूसरी परिभाषा, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी इसके बारे में। दूसरी परिभाषा की यदि बात की जाए तो परिभाषा होगी किसी पदार्थ का, ये मेरे पास एक पदार्थ है, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा संचरण का निर्धारण करता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा संचरण का निर्धारण करता है उसे ही क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तीसरी और परिभाषा की बात की जाए कि यदि कोई पदार्थ अपने मूल गुण को त्याग करे कोई विशेष गुण ग्रहण कर लेता है। अरे रेशम का कपड़े का काम ये थोड़ी ना है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज करना। इसका मैंने अपने पास प्रॉपर यूज था, उसको छोड़ के उसने क्या कर लिया? यहाँ पे दूसरा गुण ग्रहण कर लिया और उससे हमें शार्क उत्पन्न होने लगा। देखा होगा अक्सर आपने, जब सर्दियों के समय में स्वेटर दिन भर पहन के एनी टाइम खोलते हैं तो वहाँ पे एक चड़चड़ाहट की आवाज़ आती है, चट चट होता है। नाइट में जब आप कंबल रजाई ओढ़ते हैं तो उस पर जैसे ही छोटा सा फ्रिक्शन होता है तो हल्की सी अपने पास में उसमें चट चट की आवाज़ें आती हैं। वो सब क्या है? चार्ज। ये कौन से प्रैक्टिकल हैं? अपने घरेलू प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि आप सब भी तो वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ वैज्ञानिक थेल्स ने इतनी बात की। लेकिन इसके बाद में अमेरिका के एक दूसरे वैज्ञानिक आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जैसे आपके मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हो आप, उसी प्रकार से अमेरिका में एक पतंगों का कंपटीशन चलता है। तो कंपटीशन के दौरान आपकी तरह बेंजामिन फ्रैंकलिन को भी पतंग उड़ाना पसंद था। उन्होंने पतंग जब उड़ा रहे थे तो उनके लाइफ में एक बहुत बड़ी घटना घटी। उन्होंने देखा कि बादलों से जब कड़कड़ाहट की आवाज़ आई तो वो सोचते थे कि बादल जब गर्जन होती है, दो बादल आपस में टकराते हैं तो सिर्फ रोशनी आती है। लेकिन उन्होंने शायद आपकी तरह चाइनीज मांझा यूज किया होगा, जिसकी वजह से उनको क्या लगा? एक शार्क लगा, झटका लगा। और झटका लगा तो उनका दिमाग घूम गया और वो चार्ज के पीछे पड़ गई। और वो खुद अपना तो कोई नया खोज किया नहीं,
और किसके वैज्ञानिक थेल्स के प्रयोगों पे अध्ययन करना शुरू कर दिया। और इन सब पे अध्ययन किया तो उन्होंने चार्ज के बारे में दो तथ्य दिए। एक उन्होंने बताया कि चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दूसरी उसने बात बताई कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और असमान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये आवेश दो प्रकार का होता है। और दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण है, असमान आवेशों में आकर्षण। असमान आवेशों में आकर्षण होता है, अर्थात समान समान में रिपेल, असमान में अट्रैक्ट, समान समान में दुश्मनी और असमान में प्यार। कौन से वाला प्यार? पापा और बेटे वाला प्यार, मम्मी और बेटे वाला प्यार, जो कभी चेंज नहीं होता है। इंसानी तरह में अपवाद नहीं होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि असमान में प्यार और समान समान में क्या होती है? दुश्मनी होती है। ये बात किसने बताई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई। इतनी बात बेंजामिन फ्रैंकलिन के करने के बाद में वैज्ञानिक, तीसरे वैज्ञानिक आते हैं। वो अपने वैज्ञानिक रॉबर्ट ए मिलिकन तेल बूंद प्रयोग का आपने नाम सुना होगा। रॉबर्ट ए मिलिकन आता है कि भैया थेल्स और बेंजामिन, आपने चार्ज के बारे में इतनी बातें तो बता दी, लेकिन क्या हमें ये बताओगे कि चार्ज जो है उसके हम लेन देन भी कर सकते हैं, क्या हम आदान प्रदान भी कर सकते हैं? तो उसकी खोज के लिए कौन आए? रॉबर्ट ए मिलिकन आए। और रॉबर्ट ए मिलिकन ने चार्ज के आदान प्रदान के बारे में बताया, जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहेंगे? आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात की जाए तो इसका क्वांटमीकरण का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है आदान प्रदान, बोले तो लेन देन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेन देन के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज हमने सिर्फ और सिर्फ वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा है। वैद्युत आवेश के लिए वैज्ञानिक थेल्स है जिन्होंने कुछ प्रयोग किए और आवेश को परिभाषित किया। उनके प्रयोगों के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया? आवेश के प्रकारों के बारे में बताया और आवेश के दो प्रकार बताए, धनात्मक और ऋणात्मक। दूसरा तथ्य दिया, समान समान में क्या होता है? प्रतिकर्षण, और असमान में क्या होता है? आकर्षण होता है। आवेश के फिर आते हैं रॉबर्ट ए मिलिकन, जिन्होंने आवेश के क्वांटमीकरण की बात की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम पढ़ने वाले हैं कल। आज के लिए धन्यवाद।